हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप कह लें कि वर्क एनर्जी पावर का आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर नहीं, ये आखिरी टॉपिक है कोलिजन। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज हम लोग कोलिजन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो अगला लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर में हम लोग कोलिजन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, जब आप कोलिजन पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि आखिरकार व्हाट इज कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्या समझते हैं आप कोलिजन के बारे में। तो हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली इंटरैक्ट करता है, टकराता है, तब कोलिजन होता है ना। लेकिन ये बात पूरे तरीके से सत्य नहीं है। कोलिजन में फिजिकल इंटरैक्शन तो होता ही है, लेकिन अगर फिजिकल इंटरैक्शन नहीं हो रहा है तो भी कोलिजन हो सकता है। तो किस तरीके से कोलिजन को डिफाइन करें? देखिए, कोलिजन को हम लोग कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे टकराते हैं, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका पाथ चेंज हो जाता है, ना टकराए लेकिन फिर भी पाथ चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने क्लास 9th में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर यानी गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट किया था। तो वो अल्फा पार्टिकल जाकर गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस से तो नहीं टकरा रहा था, उसके पास से गुजर रहा था, लेकिन पास से गुजरने की वजह से न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो पाथ चेंज हो जा रहा था। तो वहां पर हम कहें कि अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन हो रहा है। कोई फिजिकल इंटरैक्शन नहीं है, दोनों आकर फिजिकली नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगने की वजह से किसी एक ऑब्जेक्ट न्यूक्लियस के फोर्स की वजह से जो अल्फा पार्टिकल है उसके पाथ में, उसके डायरेक्शन में, उसके पाथ में एक डेविएशन आपको देखने को मिल रहा था। इसका मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो रहा है अगर या तो वो एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरैक्ट करें, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो चेंज हो जा रहा है, हालांकि वो फिजिकल इंटरैक्शन उनके बीच में नहीं हो रहा है फिर भी। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो रहा है। तो हम कहते हैं, हम लिख सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स are said to undergo collision if two objects are said to undergo collision if पहला they interact physically with each other। ठीक है, और दूसरा है फोर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट changes the path of other object। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि इनके बीच में कोलिजन हुआ है अगर ये एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बिलियर्ड बॉल। ठीक है, बिलियर्ड में जो बिलियर्ड बॉल है, जब आप उसको स्ट्राइक करते हो तो एक बिलियर्ड बॉल दूसरे बिलियर्ड बॉल से आकर टकराता है, वहां फिजिकल इंटरैक्शन, उस इंटरैक्शन को हम लोग कोलिजन कहते हैं। या दूसरा कहना है कि इफ
फोर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट चेंजेस द पाथ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पाथ को चेंज कर दे, जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के बीच में हो रहा है। अब ये जो कोलिजन होता है बच्चों, ये कोलिजन जो है इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। कोलिजन कितने टाइप्स के? कोलिजन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। कौन सा है वो 3 टाइप ऑफ कोलिजन? तो पहला टाइप जो कोलिजन का है वो है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। अगर आप टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें तो पहला कोलिजन जो है ये आपका होता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसे हम लोग परफेक्टली की जगह कंप्लीटली वर्ड भी यूज करते हैं कई जगह। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन भी कह सकते हैं। देखिए, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये 3 टाइप के कोलिजन हैं। और वैसे तो आप और भी आपको अलग अलग नाम दिया जा सकता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, एक्सप्लोसिव कोलिजन होता है एंड सो ऑन, लेकिन वो सब बात की बात है। बेसिकली किस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर बेस्ड कोलिजन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला इलास्टिक, दूसरा इन इलास्टिक, और तीसरा परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन जो है इसमें मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और परफेक्टली इन इलास्टिक में भी मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। यहां पर भी जो एनर्जी है इज कंजर्व्ड, और यहां पर भी जो एनर्जी है इज कंजर्व्ड। देखिए, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी तरीके के कोलिजन को आप देख लो, उस कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों हमारा कंजर्व रहते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब कि कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है कोलिजन के बाद उतना ही मोमेंटम रहेगा, और एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब कि कोलिजन के पहले जो एनर्जी है कोलिजन के बाद भी वही एनर्जी है। लेकिन एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो एक स्पेशल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। जब हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा कंजर्व रहता है, लेकिन इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पर आप कह सकते हैं कि एनर्जी, सिर्फ अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तब आप कहें कि एनर्जी जो है इट इज नॉट कंजर्व, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं रहता है। हाँ, लेकिन ऐसा हो काइनेटिक एनर्जी जो खर्च हो रही है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, अच्छा, इसमें इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तीनों केसेस में मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है स्पेशली, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में
और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर जो सारे फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। यहां पर कुछ फोर्सेस बच्चों नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, सम फोर्सेस कैन बी नॉन कंजर्वेटिव, और इस केस में भी कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव, तभी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है ना। सम फोर्सेस कैन बी नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ आकर कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं और उनके शेप और साइज में कोई फर्क कोलिजन की वजह से आपको देखने को नहीं मिलता है, तब हम उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट आए, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद उनके जो कोलिजन के पहले जो उनका शेप साइज था, कोलिजन के बाद भी अगर वही शेप साइज रहता है, इस तरीके के कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन टकराने के दौरान उनका कुछ शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाता है, यानी वो डिफॉर्म हो जाते हैं। इस तरीके के कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन दोनों में ऑब्जेक्ट टकराने के बाद सेपरेट आउट हो जाते हैं, इसमें कोई डिफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में नहीं होता, उसके शेप साइज में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, यहां पर शेप साइज में चेंज देखने को मिलता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से आकर टकराते हैं, उनका शेप साइज जो है वो चेंज होता है, डिफॉर्मेशन होते हैं, और कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक कर और साथ ही साथ मूव करते हैं कोलिजन के बाद। इस तरीके का कोलिजन अगर आपको दिखे तो वो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग कुछ बातें इक्वेशंस जो है वो डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का 1 और 2 डायमेंशन में। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कोलिजन बेसिकली 3 टाइप्स के हमने देखे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए, इलास्टिक कोलिजन जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जनरली इलास्टिक कोलिजन देखने को नहीं मिलता है ना। इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो है वो कॉमन एग्जांपल्स है, ठीक है, कॉमन ऑब्जर्वेशंस। तो हम लोग कोलिजन को, जो तीनों टाइप के कोलिजंस हैं उनको हमें पढ़ना है। तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं। 1 डायमेंशन में हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, और 2 डायमेंशन जो उसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन जो वहीं से आप कंक्लूड कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन आपको ऐसा मिला तो, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ये एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2, ऑलराइट। ये बिफोर कोलिजन में बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 की तरफ u1 स्पीड के साथ बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो रेस्ट पर है, यानी कि u2 की वैल्यू 0 है। ये बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के पास आएगा, दोनों कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ये ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का जो मास है वो m1 है और ऑब्जेक्ट 2 का मास जो है वो m2 है। तो यहां पर ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। और चूंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें हमने सीखा था कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्टिक करके, चिपक कर और साथ में ही मूव करते हैं। तो इसके बाद कोलिजन के बाद ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए इनका मास हो जाएगा m1 प्लस m2,
और ये कुछ v वेलोसिटी से इकट्ठे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आफ्टर कोलिजन का केस हो गया। क्लियर है? ये तीनों पिक्चर आप समझिए पहले। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन हम देख रहे हैं, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ही ड्रॉ किया है। ठीक है, एक ही एक्सिस के अलोंग ये पूरा पिक्चर है कि पहला ऑब्जेक्ट जो है m1 मास का ऑब्जेक्ट u1 स्पीड के साथ m2 मास के ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है जो कि रेस्ट पर है। उसके बाद दोनों कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद दे बोथ स्टिक टुगेदर और दोनों v स्पीड से m1 प्लस m2 मास बनकर और कोलिजन के बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कोलिजन के पहले की, तो कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है, ठीक है, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो बच्चों बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, m1 u1 और इसका m2 इंटू u2 जीरो है इसलिए इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। अच्छा, कोलिजन के बाद के मोमेंटम की अगर हम बात करें तो बाद का कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v, है ना। टोटल मास इनका m1 प्लस m2 है और ये मूव कर रहे हैं विद v स्पीड। तो हम तो जानते हैं कि भैया कोलिजन चाहे कैसा भी हो, मोमेंटम हमारा हमेशा कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम अगर कंजर्व है इसका मतलब कि कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है ये होना चाहिए इक्वल्स टू कोलिजन के पहले का जो मोमेंटम है, राइट। तो यहां से जो फाइनल वेलोसिटी है ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1, राइट। दिस विल बी द स्पीड, ये फाइनल स्पीड हो गया हमारा। चलिए, ये तो मोमेंटम की बात हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के दौरान हमने जिक्र किया था कि देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को मैं डेल्टा के ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब लॉस। तो जो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे सर आप चेंज निकाल रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना चाहिए, आप इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं? देखिए, इनिशियल शुरुआत में जो एनर्जी है वो ज्यादा है और कोलिजन के बाद कुछ एनर्जी खर्च हो जा रही है और बाद की जो एनर्जी है वो कम हो जा रही, इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपको बताया कितने लॉस है काइनेटिक एनर्जी में। तो भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हाफ इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर, राइट। दूसरे वाले की वेलोसिटी जीरो है इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं इसलिए m1 प्लस m2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर। देख सकते हैं बच्चों ऐसा। लेकिन v की जगह हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मूला को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लें? यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 अगर हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और v की जगह क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करते चलेंगे ना, अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 और एक स्क्वायर ये दोनों तो कट जाएंगे, हमारा यहां पर आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर जो बच्चों इसको हम एक m1 तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं m1 u1 स्क्वायर। देखिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर था ना, ठीक है, तो इसमें से एक m1 तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं और दूसरा m1 मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूं m1 और नीचे m1 प्लस m2, राइट। इसमें देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर दोनों में कॉमन है इसलिए इन दोनों से हम लोग हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। यहां पर कितना बचेगा 1 माइनस
यहां पर बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। चलिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हाफ m1 u1 स्क्वायर तो हमारा बाहर है ही। यहां पर अगर एलसीएम ले लें m1 प्लस m2 तो ये हमारा क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस m1, कट गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ। देखिए m1 और m2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है बच्चों। चलिए ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग सेकंड केस देखते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद सेपरेट आउट हो जाते हैं। उनके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होते हैं। एनर्जी मोमेंटम कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है। ठीक है, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी एनर्जी जो है वो जो एनर्जी जो सिस्टम में है वो कहीं हीट साउंड एनर्जी में आपकी खर्च नहीं हो रही है। तो इस तरीके कुछ डायग्राम बनेगा। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है। ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पर है और ये ऑब्जेक्ट u1 स्पीड के साथ इसकी तरफ मूव कर रहा है। फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ये m1 और ये m2। ये बिफोर कोलिजन का सीन है। बच्चों ये ड्यूरिंग कोलिजन है। और उसके बाद कोलाइड होने के बाद ये दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये m1 मास है। कोलिजन के बाद इसकी स्पीड बदल जाएगी, मान लीजिए v1 है, और कोलिजन के बाद इसकी स्पीड जो है वो v2 हो जाएगी। ये आपका आफ्टर कोलिजन। क्लियर है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। आई होप ये तीनों पिक्चर आपको क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अगर हम मोमेंटम की बात करें, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। लेकिन u2 जीरो है इसलिए m2 u2 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोलिजन के बाद का अगर मोमेंटम हम देखें तो ये हो जाएगा m1 v1 इसका मोमेंटम है और m2 v2 इसका मोमेंटम है। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है बच्चों। अब जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अच्छा चलिए इसके बाद हम एनर्जी में निकाल लेते हैं। कोलिजन के पहले एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसका हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसका हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम जानते हैं कि इस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो हम लिखेंगे m1
U1 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। लिखेंगे बच्चों, मोमेंटम कंजर्व्ड है, नहीं जो मोमेंटम पहले है वही मोमेंटम बाद में होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है और जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है दोनों बराबर है। क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि M2 V2 की वैल्यू इधर M1 U1 है और ये M1 V1 इधर भेजें तो माइनस M1 V1, यानी कि ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू M1 टाइम्स U1 माइनस V1। M2 V2 की जगह ऐसा लिख सकते हैं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। ठीक है, M1 U1 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो M2 V2 को इधर रखिए और M1 V1 को इधर ले जाइए, तो हो जाएगा M1 U1 माइनस M1 V1। M1 कॉमन ले लिया तो U1 माइनस V1, राइट। चलिए, ये तो मोमेंटम की बात है। उसी तरीके से अगर एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब कि कोलिजन के पहले जो एनर्जी और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हाफ 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 कैंसिल हो गया। यहां से हमारा बच रहा है M1 U1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर, राइट। अब देखिए M1 V1 स्क्वायर को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर। इसमें M1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हमारा इतना आना चाहिए, ये M1 U1 स्क्वायर है और M1 V1 स्क्वायर इधर जाकर माइनस में है तो माइनस M1 V1 स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, M2 V2 स्क्वायर। और देखिए V2 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं M2 V2 इंटू V2, लिख सकते हैं ना बच्चों, M2 V2 V2 और V2 हो जाएगा V2 स्क्वायर, तो M2 V2 स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा, तो M2 V2 देखिए यहां पर हमारे पास M2 V2 की जगह कुछ है लिखने के लिए, राइट। तो उसको हम लोग पुट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू M1 V1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, U1 प्लस V1 इंटू U1 माइनस V1 होगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। और M2 V2 की जगह अगर मैं ये पुट कर दूं, ये हो जाएगा M1 इंटू U1 माइनस V1 इंटू V2। M1 M1 कैंसल आउट हो गया, U1 माइनस V1 और U1 माइनस V1 कैंसल आउट हो गया। तो हमारा आ क्या रहा है बच्चों, V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1, इक्वेशन नंबर 2। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है बात। V2 हमारा है U1 प्लस V1 के बराबर। अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में V2 की जगह हम लोग U1 प्लस V1 पुट कर देते हैं। हमारा क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है M1 U1 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 V1 को अगर इधर ले जाएं तो हो जाएगा M1 इंटू U1 माइनस V1 होना चाहिए, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू M2 इंटू V2 की जगह क्या लिखेंगे, U1 प्लस V1। ठीक है बच्चों, अच्छा नहीं सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। M1 U1 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस V2 की जगह U1 प्लस V1 रखेंगे तो M2 इंटू U1 प्लस M2 इंटू V1, राइट। ये जो V2 है बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये जो V2 है, V2 की जगह अगर आप U1 प्लस V1 यहां पर रख देंगे तो ये U1 M2 से मल्टीप्लाई होगा और V1 भी M2 से मल्टीप्लाई होगा, ये निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए U1 और ये U1, इस U1 को अगर इधर भेजें तो ये हमारा हो जाएगा M1 U1 और M2 U1 को इधर भेजें तो हो जाएगा माइनस M2 U1,
राइट, और इधर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v1। ठीक है, यहां से हम u1 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम u1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 इंटू u1 इज इक्वल्स टू, यहां से v1 कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2 इंटू v1। क्या यहां से हम v1 को लिख सकते हैं बच्चों? इधर है m1 माइनस m2 और ये m1 प्लस m2 इधर आएगा तो हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कहते रहा हूं। ठीक है, v1 हमारा निकल कर आएगा, कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1, राइट। तो u1 को एज इट इज लिख देते हैं, और जो v1 है इसकी जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से v2 हमारा क्या हो जाएगा? देखिए u1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर u1 आप कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? यहां पर 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा बच्चों। और अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा m1 प्लस m2, इधर आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 और इधर आपका है m1 माइनस m2 इंटू u1। माइनस m2 प्लस m2 कट गया, फाइनली आपका v2 आ गया m1 प्लस m1 यानी कि 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, इंटू u1। ये हो गया आपका इक्वेशन। तो v2 स्पीड निकल कर आ गया, v1 स्पीड हमारा निकल कर आ गया। ऑलराइट, चलिए बोर्ड हमारा यहां तक भर गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हमें अभी कंटिन्यू करना है, लेकिन यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करके हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशंस हमारे आए थे v1 और v2 के लिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर a लिखा था और इसको मैंने इक्वेशन नंबर b लिखा था। ठीक है, मैंने पूरा मिटा दिया और मैं इन दो इक्वेशंस को लिख रहा हूं। अब हम लोग जरा स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, स्पेशल केस, दो स्पेशल केस हैं। उन दोनों स्पेशल केस को देखते हैं। पहला जो केस है वो ये है कि जब m1 और m2 दोनों एक दूसरे के बराबर हों, इन्हें जो दोनों मासेस जो थे वो अगर एक दूसरे के बराबर हैं, आइडेंटिकल हैं, तब क्या होगा? तब देखिए v1 की जगह अगर m1 m2 को मान लो हम m के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो m1 m2 दोनों की जगह हम लोग m पुट करेंगे इक्वेशन में, तो v1 क्या हो जाएगा? m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u1, यानी v1 जो है बच्चों वो हमारा आ रहा है इक्वल्स टू 0। ठीक है, और v2 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? 2 m1 की जगह रखेंगे m अपॉन m प्लस m, ये भी हो जाएगा 2m इंटू u1, यानी v2 जो है ये हो जा रहा है इक्वल्स टू u1। आप समझिए इस बात को कि जब दो मासेस, ठीक है, जब दोनों मासेस बराबर होंगे एक दूसरे के, और तब जब वो इलास्टिक कोलिजन में टकराएंगे, तो जो पहला ऑब्जेक्ट है जो u1 स्पीड से मूव कर रहा था वो टकराने के बाद रेस्ट पर आ जाएगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्टिंग में रेस्ट पर था वो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। पहला ऑब्जेक्ट u1 स्पीड के साथ आया, उससे टकराया, पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर था वो उस u1 स्पीड से आगे बढ़ जाएगा।
ये पहला केस है आपका, यानी ये समझ लीजिए कि वेलोसिटी का इंटरचेंज होगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब दूसरा केस जो हमारा है केस 2, ये केस 2 हमारा है कि जब M2 जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, अगर वो बहुत बड़ा हुआ एज कंपेयर टू पहला ऑब्जेक्ट, यानी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो वो मूव कर रहा है और जाकर बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा जरा समझते हैं। देखिए, अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि M2 जो है उसी को आप कंसीडर करेंगे, M1 को आप इग्नोर कर सकते हैं। M1 मास इतना छोटा है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी इस कंडीशन में बच्चों जो M1 मास है उसको हम लगभग लगभग 0 के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में V1 क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2, M1 को तो 0 पुट कर सकते हैं, माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 को लगभग लगभग 0 माना है तो ये सिर्फ M2 होगा इंटू U1। यहां से देखिए V1 जो है वो आपका माइनस U1 के बराबर आ जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है बच्चों, ऊपर माइनस M2 है नीचे प्लस M2 है, डिवाइड होगा तो -1 बचेगा इंटू U1 माइनस यानी कि माइनस U1। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है V2 वो हो जाएगा 2 इंटू M1 की जगह 0 लिखेंगे तो 2 इंटू 0 अपॉन 0 प्लस M2 इंटू U1। V2 जो है बच्चों वो आपका 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, ऊपर 0 है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर का टर्म 0 हो गया तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। इसको नोट करिए कि अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत हैवी होगा तो पहला ऑब्जेक्ट जो कि U1 स्पीड के साथ मूव करके और बड़े ऑब्जेक्ट से टकराता है वो उसी स्पीड से वापस लौट जाएगा, जिस स्पीड से वो जाकर टकरा रहा है उसी स्पीड से वापस लौट जाएगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर वैसे जैसे पहला रेस्ट पर था, कोलिजन के बाद भी रेस्ट पर रहेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक बॉल को थ्रो करिए दीवार के ऊपर, तो क्या होता है, जिस स्पीड से आप बॉल को थ्रो करते हैं बॉल उसी स्पीड से वापस आ जाता है और दीवार जो है अपनी जगह पर रेस्ट पर होता है। जब वो जा रहा है तब स्पीड U1 और वापस आ रहा है तो स्पीड माइनस U1। क्लियर है, ये दोनों स्पेशल केसेस जो हैं इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये कोलिजन का आखिरी पार्ट है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपको इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। नहीं, समझिए कि ये आपके पास एक M1 मास का ऑब्जेक्ट है जो कि U1 स्पीड के साथ M2 मास के ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल स्पीड 0 है, राइट। ये बिफोर कोलिजन, ध्यान से समझिएगा। फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, ये M1 मास ये M2 मास, ये कोलाइड करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। और कोलाइड करने के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है M1 मास, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है M2 मास। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल मान लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ1 है और इसका एंगल θ2 है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये V1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये V2 स्पीड के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों, तो अगर मैं यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं और इस तरीके से यहां पर पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करें और ये एंगल आपका θ1 है, ठीक है, और ये एंगल आपका θ2 है, ऐसा ही बच्चों।
ये आपका बिफोर कोलिजन था। एक m1 मास का ऑब्जेक्ट u1 स्पीड के साथ मूव करता है और m2 मास का ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसके साथ कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद 2 डायमेंशन में दोनों मूव करते हैं। m1 मास का ऑब्जेक्ट v1 स्पीड के साथ इधर मूव करता है ओरिजिनल डायरेक्शन से θ1 एंगल बनाकर, और m2 मास का ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है v2 स्पीड के साथ θ2 एंगल बनाकर। तो जिस पॉइंट पर यह ऑब्जेक्ट है वहां पर v1 स्पीड इस डायरेक्शन में है, तो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस और यहां भी x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए। θ1 θ2 एंगल है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट v1 cos θ1, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा v1 sin θ1, राइट बच्चों। और उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा ये v2 cos θ2 और यहां पर हो जाएगा ये v2 sin θ2। होगा ना, कंपोनेंट डिवाइड करना आता है आप लोगों को। ये आफ्टर कोलिजन की स्टोरी है। तो मोमेंटम की अगर हम बात करें बच्चों, तो बताइए कोलिजन के पहले एक्स एक्सिस के अलोंग, कोलिजन के पहले यानी ये वाला पिक्चर देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है वो कितना है m1 u1 है ना, m2 u2, u2 तो 0 है इसलिए m1 u1। और y एक्सिस के अलोंग, तो भाई y एक्सिस के अलोंग यहां पर कोई मोशन नहीं है, इसलिए शुरुआत में y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम 0 है, ठीक है। फिर कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें तो x एक्सिस के अलोंग क्या है मोमेंटम, देखिए x एक्सिस के अलोंग ये मोमेंटम है v1 cos थीटा वेलोसिटी और m1 मास, यानी m1 v1 cos θ1, m1 v1 cos θ1 है ना। m1 इसका मास है और x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है v1 cos θ1, और y एक्सिस के अलोंग v2 cos θ2 और m2 मास है, यानी कि प्लस m2 v2 cos θ2, राइट। और वैसे ही y एक्सिस की अगर हम बात करें, दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग। y एक्सिस की बात करें तो जो पहला ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 sin θ1, m1 v1 sin θ1, और नीचे की तरफ देखें तो m2 v2 sin θ2, m2 v2 sin θ2। क्या यहां पर प्लस होगा, नहीं, यहां पर माइनस होगा क्योंकि ये मोमेंटम नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है बच्चों। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम एनर्जी की बात करें तो कोलिजन के पहले जो एनर्जी है, कोलिजन के पहले जो एनर्जी है वो क्या एनर्जी हम लोग x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग लेंगे, नहीं, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए किसी एक्सिस के अलोंग लेने की जरूरत नहीं है। तो कोलिजन के पहले एनर्जी है हाफ m1 u1 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद जो एनर्जी है वो है भाई ये m1 मास का ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसलिए हाफ m1 v1 स्क्वायर, और m2 मास का ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां पर कोई थीटा वीटा लेने की जरूरत नहीं है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन नहीं इंक्लूड करेंगे। शुरुआत में m1 मास u1 स्पीड से मूव करता है इसलिए हाफ m1 u1 स्क्वायर, कोलिजन के बाद m1 मास v1 स्पीड से मूव कर रहा है, m2 मास v2 स्पीड से मूव कर रहा है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर हम यहां पर इक्वेशन अब हम अगर बनाएं तो क्या बनेगा इक्वेशन, देखिएगा। मोमेंटम के लिए इक्वेशन बनाते हैं पहले x एक्सिस के लिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन बनाते हैं।
एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोलिजन के पहले मोमेंटम है m1u1 और कोलिजन के बाद मोमेंटम है m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे ही मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिख देते हैं y एक्सिस के अलोंग। कोलिजन के पहले y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है 0, कोलिजन के बाद है m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और एनर्जी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। कोलिजन के पहले है हाफ m1 u1 स्क्वायर और बाद में है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ कॉमन है इसलिए हाफ कट जाएगा, तो ये आ गया m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। बच्चों 3 इक्वेशन कितने अननोन्स हैं ये जरा देखते हैं। हमें क्या क्या पता है भाई, m1 m2 तो पता है, ठीक है, इनिशियल स्पीड u1 भी हमें पता है, बाकी क्या अननोन है देखिए, m1 u1 और m2 तो पता है, क्या नहीं पता है, v1 नहीं पता है, v2 नहीं पता है, थीटा 1 नहीं पता है और थीटा 2 नहीं पता। 4 अननोन है हमारे पास, v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, 4 अननोन। और इक्वेशन कितने बन रहे हैं, 3। याद करिए हमने सीखा था 9th में 10th में हम सीख चुके हैं कि भाई जितने अननोन उतने इक्वेशन चाहिए, है ना। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम सॉल्व करते थे, 2 अननोन 2 इक्वेशन। जब 3 वेरिएबल्स होंगे तो 3 अननोन 3 इक्वेशन चाहिए। यहां पर 4 अननोन है यानी 4 इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 3 ही इक्वेशन है। यानी कि वो जो 4 अननोन है v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, उसमें से कोई एक चीज और आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो उस कंडीशन में आप बाकी 3 अननोन निकाल सकते हैं। ठीक है, चौथा इक्वेशन हमारा बन नहीं रहा है, इसलिए 4 में से कोई एक चीज हमें पता होना चाहिए, 3 ही अननोन होने चाहिए, 3 इक्वेशन है इसलिए। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक आखिरी टॉपिक कोलिजन का देख रहे हैं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है बेसिकली एक मेजर है। जैसे आपने देखा है कि कोलिजन के पहले जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होती है और कोलिजन के बाद दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है। तो कोलिजन के बाद जब वो सेपरेट होते हैं तब उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी और कोलिजन के पहले जो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है उसका जो रेशियो है, उस रेशियो को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोलिजन के पहले ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ये m2 मास का ऑब्जेक्ट है। अगर ये u1 स्पीड से और ये u2 स्पीड से अगर मूव कर रहा है, हालांकि हमने जो पढ़ा है उसमें u2 0 के बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं हर केस में u2 0 ही हो, है ना। तो ये बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद ये m1 मास है और ये m2 मास है। इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहां पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहां पर, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों, क्या इसे हम लोग u1 माइनस u2 लिख सकते हैं? सेम डायरेक्शन में इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 में। तो ये इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ u1 माइनस u2, और यहां पर वैसे रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा मॉड ऑफ v1 माइनस v2। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है जिसे हम लोग E के बराबर लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? E। ये आपका होता है रेशियो, किसका रेशियो भाई? कोलिजन के बाद का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि सेपरेशन के बाद
का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन या ड्यूरिंग सेपरेशन, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोलिजन ड्यूरिंग अप्रोच। तो अप्रोच के दौरान क्या है, u1 माइनस u2। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोई यूनिट नहीं होता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the ratio, it is defined as the ratio of relative velocity after separation to the relative velocity during approach। ठीक है, सेपरेशन के बाद यानी कोलिजन के बाद सेपरेट होते हैं ना, तो सेपरेशन के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी है और जब ये अप्रोच कर रहे हैं, कोलिजन के पहले जब ये अप्रोच कर रहे हैं, उस वक्त जो रिलेटिव वेलोसिटी, इसका रेशियो, इसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छा देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है अगर 1 है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब कि ये इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 1 होता है। दैट मींस कि जितना रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन का है उतना ही रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच का है। यानी कि ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो मैं आरवी सिंबल से लिख रहा हूं, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन is equals to relative velocity during approach। ठीक है, तो कभी भी सवाल में अगर आपसे कहे थे कि भैया इलास्टिक कोलिजन है, तो आप समझ जाइए कि यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 है, जो रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन के बाद है और रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच के दौरान है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। सेकेंड केस, अगर E की वैल्यू 0 के बराबर है तो उस केस में ये होता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इस दौरान क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चिपक कर चलते हैं। अगर आप E की वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 0, यही होगा। तो u1 माइनस u2 इधर ले आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 0, विच मींस v1 इज इक्वल्स टू v2। यानी पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कोलिजन के बाद। ठीक है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक कर और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और एक आखिरी केस आपको मैं बता दे रहा हूं कि E की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो ये आपका इन इलास्टिक कोलिजन का केस होगा। कैसा केस होगा बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन। इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर सेपरेशन ये होगा लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग अप्रोच। क्लियर है? कैसे, देखिए, मॉड v1 माइनस v2, या मॉड छोड़ दीजिए, v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि ये लेस देन 1 है, राइट? तो इसको अगर आप इधर ले आए सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा v1 माइनस v2 इज लेस देन u1 माइनस u2। यानी v1 माइनस v2 क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन के बाद का है,
और ये कम है, लेस है देन द रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग अप्रोच। यहां पर इस केस में क्या था, पहला वाला जो केस था उसमें क्या था बच्चों, पहले वाले केस में आप देखें तो चूंकि E1 के बराबर है यानी कि V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग अप्रोच। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में ये कोलिजन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें समझ लीजिएगा अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, एसएल अरोड़ा से चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है उसका। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और याद से कोलिजन पढ़ लीजिएगा। बाय।